सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम अध्याय 33 एस्टिमेशन फॉर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का मतलब है गणना करना, अनुमान लगाना। तो जब हम कॉस्ट या एफर्ट के बारे में बात करते हैं कि कितना पैसा लगने वाला है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, कितनी मेहनत लगने वाली है, कितना एफर्ट लगने वाला है, तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं कि हम सही तरीके से इसका अनुमान लगा सकें। पहला यह हो सकता है कि हम प्रोजेक्ट को पूरा होने दें, यानी प्रोजेक्ट शुरू हुआ, अंत हो जाए, इसके बाद हम गणना करें, उसके बाद हम एस्टिमेशन करें। दूसरा तरीका हो सकता है कि जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स हो चुके हैं उनके हिसाब से हम अनुमान लगा लें कि देखो इसमें ये हुआ था तो इसमें भी ये होगा, इसमें इतना पैसा लगा था, एफर्ट लगा था, तो इसमें भी इतना पैसा और एफर्ट लगेगा। एक और तरीका हो सकता है कि हम डिकम्पोजिशन या अपघटन की अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल करें। अब अपघटन या फिर डिकम्पोजिशन का मतलब होता है बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करना और फिर उनका कॉस्ट और एफर्ट निकालना, फाइनली सबको जोड़ देना। या फिर हम एम्पिरिकल मॉडल यूज कर सकते हैं। एम्पिरिकल मॉडल का मतलब होता है जो पुराने अलग अलग एक्सपीरियंस से, अलग अलग सालों से जो मॉडल तैयार किए गए हैं कि भाई ये इसका मैथमेटिकल मॉडल इतने सालों में तैयार हुआ है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पहला वाला तो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? अब आप पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद एस्टिमेशन करेंगे तो उसका कोई मतलब तो है नहीं। दूसरा ऑपरेशन या दूसरा आप ये कहें कि तरीका, ये उतना कारगर इसलिए नहीं हो पाता है कि इस तरीके के कई प्रोजेक्ट है जो आपको ऐसे नंबर देंगे जो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो अभी आप कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से इंडिकेट ना कर पाए। हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंस और अभी का एक्सपीरियंस अलग अलग हो, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई हो, समय चेंज हो गया हो। इसके अलावा हम जो बाकी दोनों की बात करेंगे तो इसमें डिकम्पोजिशन होता है डिवाइड एंड कॉन्कर। डिवाइड एंड कॉन्कर का मतलब है अगर आपके पास पूरा का पूरा इस तरीके से सॉफ्टवेयर या कहीं एस्टिमेशन आपको करना है और आपके पास पूरा प्रोजेक्ट सामने है तो इसको डिवाइड कर दीजिए कि इसके लिए इतना एफर्ट लगेगा, इसके लिए इतना एफर्ट लगेगा, इसके लिए इतना एफर्ट लगेगा, कॉस्ट इतना, कॉस्ट इतना, कॉस्ट इतना, फाइनली जोड़ देंगे इसको। तो इससे क्या होता है कि हम पूरे प्रोजेक्ट को अलग अलग मेजर फंक्शन जो है कि ये मेजर काम है, ये बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्टिविटीज हम इसमें करेंगे और फिर उसका स्टेप वाइज एक एक करके जोड़ लेके फाइनली जोड़ देंगे। एम्पिरिकल एस्टिमेशन क्या है? ये मदद करता है इस डिकम्पोजिशन टेक्निक को। एम्पिरिकल एस्टिमेशन का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, ये एक्सपीरियंस से आता है, हिस्टोरिकल डेटा से आता है। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो हमारे पास एक बहुत ही इजी या बहुत ही सामान्य एक्सप्रेशन बनता है, फंक्शन बनता है। हम कहते हैं इसको D बराबर FVI। आपको ये याद नहीं करना है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि ये हो क्या रहा है इसमें। ये है आप जो एस्टिमेशन कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा, आपको पैसा एस्टिमेट करना पड़ेगा, कितना पैसा लगने वाला है, एफर्ट कितना लगने वाला है, या टाइम कितना लगने वाला है। ये सारी चीज एस्टिमेट करने के लिए हमने D दे दिया। और ये किसका फंक्शन है, किस पे बेस्ड है, बेसिकली तो किस पे आधारित है ये। यहां पर आप लाइन ऑफ कोड दे सकते हैं, VI की जगह आप फंक्शन पॉइंट दे सकते हैं, यहां पर आप प्रोसेस दे सकते हैं, या यहां पर आप यूज केस भी दे सकते हैं। जैसे तमाम तरीके हैं जिससे हम इन सब की गणना कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है डिकम्पोजिशन टेक्निक में। ये 5 चीजें इसमें जो मैंने LOC और FP तो बता ही दिया आपको, लेकिन पहले हमको सॉफ्टवेयर का साइज या साइजिंग करनी पड़ती है। कई सारे प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन है जो मैं आपको बताऊंगा, यूज केस बेस्ड एस्टिमेशन वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपके पास कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल में एम्पिरिकल तरीका है, ह्यूरिस्टिक मतलब आप अंदाजा लगाते हैं, एनालिटिकल है, उसको कई तरीके के प्रोजेक्ट या कई तरीके के डेटा को आप एनालिसिस करते हैं, फिर पता लगाते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो फिर से मैं बता दूं कि प्रोजेक्ट एस्टिमेशन या प्रोजेक्ट जब आप शुरू करते हैं, उसकी गणना करना शुरू करते हैं, तो ये प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका है।
ये प्रॉब्लम बन जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या होता है, बड़े बड़े प्रॉब्लम को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद हम कोशिश ये करते हैं कि शुरुआत में जो स्कोप लिखा है उसके हिसाब से हम साइज लेके आए, और साइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें। तो स्कोप से कैसे साइज निकालेंगे, कैसे ये फंक्शन हम इंप्लीमेंट करेंगे, इसको हम देखते हैं अभी। सॉफ्टवेयर साइजिंग। अब मेन चीज ये आती है कि किसी भी प्रोजेक्ट, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो या ना हो, अगर आप साइज का एस्टिमेट कर सकें कि कितना बड़ा कितना छोटा है ये, अगर इसको आप एक्यूरेटली मेजर कर सकें तो सारा काम बन जाएगा। तो किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एस्टिमेट की जो एक्यूरेसी है, सार्थकता है, या कहेंगे ये सही है या गलत है, वो डिपेंड किस पे करता है कि अगर आप साइज ठीक से पता कर लें कि भाई जो प्रोडक्ट बनने वाला है, खास तौर पे जब हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं तो इसमें कोड लिखेंगे, हम लाइन ऑफ कोड्स होंगी, या कितनी फंक्शनैलिटी ये प्रोवाइड करता है, फंक्शन 1 फंक्शन 2 ऐसे, इसकी गणना अगर आपने कर ली तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद जब हम साइज निकाल लें कि भाई ये साइज निकाल लिया, अब इतने लाइन लिखने के लिए इतना दिन लगता है, इतने लाइन लिखने के लिए इतना दिन लगता है, या इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करने के लिए इतने दिन लगेंगे, इतना पैसा लगेगा, तो आराम से आप साइज को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। साइज अगर आपने कर लिया, बता दिया कि इतने लाइन होंगे या इतना वो होगा, फंक्शन पॉइंट्स होंगे, इतने प्रोसेस होंगे या इतने यूज केसेस होंगे, तो उसको आप अगर एफर्ट, टाइम, मेहनत, समय और पैसा डॉलर में कन्वर्ट कर सकें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और इसके बाद जो प्रोजेक्ट प्लान है, क्योंकि प्रोजेक्ट प्लान हम बना तो लेते हैं, लेकिन ये देखिए कि सॉफ्टवेयर टीम कौन सी है आपके पास। अगर आप विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह की बारे में बात करते हैं तो आप बोलते हैं कि ये बहुत बढ़िया कंपनियां हैं। वही अगर कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो थोड़ा मीडियम है, तो वहां पर आप बोलेंगे ना ना ना, यहाँ पर थोड़ा सॉफ्टवेयर टीम को ठीक से नहीं बनाया गया है, या लोगों को ठीक से हायर नहीं किया गया है, या उस एबिलिटी के लोग नहीं है। उसके बाद सबसे जरूरी होता है रिक्वायरमेंट। आपको जरूरत पता होनी चाहिए, आपने रिक्वायरमेंट एनालिसिस की हो, और जहां पर काम करने की सुविधा हो। गूगल पे लोग क्यों काम करना चाहते हैं? क्योंकि वहां का माहौल इतना बढ़िया बना दिया गया है कि लोगों को मजा आता है काम करने। एनवायरमेंट। तो सॉफ्टवेयर साइजिंग, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग की मैं मानूंगा कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, क्योंकि साइज को आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। हम एस्टिमेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम क्वांटिटी बताना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि इतना टाइम लगेगा। टाइम हमने एक क्वांटिटी में बताना है ना। हम ये तो नहीं कहेंगे कल तक हो जाएगा, परसों तक हो जाएगा, 3 साल बाद हो जाएगा। 3 साल बोला तो 3 आ गया, तो ये आपने नंबर बताया ना। सॉफ्टवेयर साइज। अब हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच है, बहुत शानदार, की साइज हम बता सकते हैं। आपको पता है कि हम इतने लाइन ऑफ कोड लिख रहे हैं या इतने लाइन ऑफ कोड लिखे जाएंगे। वो लाइन ऑफ कोड जो होते हैं, ये एलओसी है, लाइन ऑफ कोड, इससे हम बिल्कुल डायरेक्टली बता सकते हैं। या दूसरा अप्रोच क्या है कि एक सॉफ्टवेयर जो है उसको बनाने में, या वो हमें इतने फंक्शंस प्रोवाइड करेगा। मान लीजिए 15 फंक्शन ये देगा। 15 फंक्शन मतलब फाइल इनपुट कराएगा, फाइल को डिस्प्ले करा देगा, आप एडिटिंग कर सकते हैं उसमें, इस तरीके के अलग अलग फंक्शन। तो 15 फंक्शन हो गए। तो ये फंक्शन पॉइंट हम निकाल सकते हैं आराम से, इनडायरेक्ट मेजर है। मैं आपको फंक्शन पॉइंट निकालने का तरीका पिछले डिस्कशन में, चैप्टर्स में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, उसके एग्जाम्पल भी हमने लिए हैं। तो पुटनाम और मायर्स चार अलग अलग अप्रोच बताते हैं साइजिंग, क्योंकि साइजिंग को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के हिसाब से लेते हैं। एक तो फजी लॉजिक साइजिंग है, फंक्शन पॉइंट साइजिंग है, स्टैंडर्ड कंपोनेंट साइजिंग है, और चेंज साइजिंग है। तो साइज मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर कितना, या एप्लीकेशन, वेब ऐप या मोबाइल ऐप कितना बड़ा या छोटा होने वाला है। तो साइज को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? पहली बात तो यह है कि प्रोजेक्ट कौन सा है, किस एप्लीकेशन डोमेन में काम कर रहा है। रियल टाइम सिस्टम के लिए बना रहे हैं आप एम्बेडेड सिस्टम बना रहे हैं, या सिंपल वेब ऐप बना रहे हैं, या मोबाइल ऐप बना रहे हैं। ये एप्लीकेशन डोमेन आपको पता होना चाहिए। और कौन कौन सी फंक्शनैलिटी डिलीवर होने वाली। वेब ऐप या वेब एप्लीकेशन की और मोबाइल एप्लीकेशन की अलग अलग फंक्शनैलिटी होंगी। वहीं अगर आप रियल टाइम सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम देखें, ऐसा सिस्टम जिसमें रोबोट बनाना हो, आपको पीछे सॉफ्टवेयर चल रहा हो, या सेफ्टी वाला कोई फीचर देना हो, सेफ होम जैसा,
वहां की फंक्शनैलिटी बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो कितने फंक्शन पॉइंट्स, फंक्शन पॉइंट का मतलब आप कितने फंक्शन, कितने प्रोसीजर, कितने ऑपरेशन, कितने मॉड्यूल, इससे सोचिए, इससे समझिए। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स टू बी डिलीवर्ड। अब कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पार्ट जो पूरी तरह एक काम करता है। जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें एक ई कॉमर्स वेबसाइट का, ये एग्जांपल मैं बार बार देता हूं क्योंकि बड़ा इजी है समझना। आप कोई भी चीज खरीदते हैं, चाहे अमेजन से खरीदें, फ्लिपकार्ट से खरीदें, तो आप यहाँ पर एक पेमेंट गेटवे होता है। ये पेमेंट गेटवे ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम कंपोनेंट कहेंगे। और इसके बाद आपकी जो कंपोनेंट अभी हैं, मान लीजिए आपके पास पिछले प्रोजेक्ट का कुछ कंपोनेंट आपने ये ऑलरेडी बना रखा है, आज के हिसाब से इसको थोड़ा चेंज करना है। तो कितना आप चेंज करेंगे? यहां पर साइज इस तरीके से एस्टिमेट किया जा सकता है। ये सारे फैक्टर जो है इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने पुतनाम और मायर्स के बारे में आपको बताया। इन्होंने कहा कि हम स्टैटिस्टिकली, ये सारा जो नंबर्स आएंगे मैं बताता हूं आपको, इसमें ये 3 पॉइंट स्टैटिस्टिकल है ये, या एक्सपेक्टेड वैल्यू एस्टिमेट हम कर सकते हैं। अब इसमें होता यह है कि अगर हम सिंपल तरीका लें तो हम क्या करेंगे, 3 आदमियों के बारे में सोचेंगे। ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ये कहता है कि अरे सब कुछ सही होगा, कुछ गलत नहीं होगा। ये कहता है कि सब कुछ गलत हो जाएगा, कोई चीज सही नहीं होगी। ये जो साहब है ये कहते हैं कि मोस्ट लाइकली ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ये थोड़ा लॉजिकल आदमी है। ये हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, ये पॉजिटिव बात करते हैं। तो इन तीनों को हम ले लेंगे, आप समझ रहे हैं, इन तीनों के आइडियाज को ले लेंगे और फिर फाइनल साइज निकालने की कोशिश करेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये इक्वेशन जो है ये स्पेसिफिकली कई जगह यूज होती है, लेकिन पर्ट में ज्यादा यूज होती है ना। और इसमें ये जो पर्ट में यूज होती है, एक नॉर्मल भी आपको बताता हूं पहले। वो उसमें क्या करते हैं, हम इन तीनों को यूज कर लेंगे। जैसे ये है ना, तो साइज ऑप्टिमिस्टिक वाले ने जो दिया यहां ले लेते हैं, बढ़िया रहेगा। जो ऑप्टिमिज्म वाला है उसने क्या साइज बताया वो ले लेंगे। यहां पर जो नेगेटिव वाला है, जो पेसिमिस्टिक है, उसका साइज ले लेंगे। जो इसने बताया है, जो कहता है कि भाई ये भी होगा, ये नहीं होगा, बिल्कुल लॉजिकल है, तो इसको हम मोस्ट लाइकली कर लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। एक तो ये तरीका है, डिवाइड कर देंगे, ये आपका एक्चुअल साइज आ जाएगा। लेकिन पर्ट या नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो ये यूज करते हैं, जनरली हम यही यूज करते हैं, क्योंकि हम यहां वेट भी देते हैं। हम ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म को हम ज्यादा वेट नहीं दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले को, और इसको 6 कर देंगे। बस ये किया था। ऐसा ऑप्टिमिज्म, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके जो मोस्ट लाइकली है, और जो पेसिमिस्टिक है उसको यहां दिया और डिवाइड बाय 6 कर दिया। इससे जो साइज निकलेगा वो हम मानेंगे ये एक्चुअल साइज है। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो किसी भी प्रोजेक्ट एस्टिमेशन के लिए हमको साइज का पता होना चाहिए, तभी हम क्वांटिफाइबल कर पाएंगे उसको। प्रॉब्लम बेस्ड एस्टिमेशन। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, एस्टिमेशन शुरू करने से पहले हम क्या कर सकते हैं? हमको सबसे पहले बताना तो पड़ेगा हम करना क्या चाहते हैं, हमारी प्रॉब्लम क्या है, हम क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। तो लाइन ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट, ये 2 इनपुट हम ले सकते हैं। कितने लाइन लिखे जा रहे हैं, इससे हमें साइज पता चलेगा। कितनी फंक्शनैलिटी एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है, दे रहा है, उसको हम पता कर सकते हैं। तो यहां पर जब हम इनको यूज करेंगे, LOC या FP, तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हर एक एलिमेंट का साइज पता कर सके। जो भी एलिमेंट, हम LOC और FP दोनों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हमारे पास जो पहले के प्रोजेक्ट्स हैं उससे कुछ मिलेगा कि भाई इस प्रोजेक्ट के इतने लाइन ऑफ कोड लिखे गए थे, इस प्रोजेक्ट में मान लीजिए 50 फंक्शनैलिटी दी गई थी, या आप बताएंगे कि यार 20,000 या 2 लाख 2 लाख कर देते हैं, 2 लाख लाइन लिखी गई थी इसकी। ऐसे हम कर सकते हैं। तो यहां से हम कॉस्ट और एफर्ट का प्रोजेक्शन शुरू कर सकते हैं कि हाँ इतना होना चाहिए। अगर इसका 2 लाख लाइन है, हो सकता है इसका 2.25 लाख होगा। इसके 50 फंक्शन है, हो सकता है इसके 52 फंक्शन होंगे, है ना। तो LOC और FP एस्टिमेशन दोनों काफी अलग अलग है, लेकिन इनमें बहुत सारी जैसे सिमिलर विशेषताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। तो सबसे पहला काम जो होगा, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे, ये तो तरीका हम अपनाएंगे।
सबसे पहले ये होता है कि हमको स्कोप लिखना है। जो भी प्रोजेक्ट हमारे सामने आया, हमने बात समझी और हमने एक स्कोप लिखा। ये स्कोप सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इस स्कोप में जितने भी सेंटेंसेस आएंगे, मैं भी आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, इन सेंटेंस को पहले हम बाउंड कर देंगे, बाउंडिंग करेंगे इसकी, कि भाई ये ओपन एंडेड ना हो। कि मैंने कहा कि मैं कल वहां गया था, अब कल मैं कहां गया था ये तो बताना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम इसका डिफाइन करेंगे बकायदा। स्कोप मतलब जो हम इस प्रोजेक्ट में सॉल्व करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। फिर हम जब ये बाउंड कर लेंगे तो हर एक स्टेटमेंट को उठाएंगे। मान लीजिए आपके स्कोप में 50 लाइनें लिखी हैं, पहली लाइन को उठाएंगे, बाउंडेड लाइन करेंगे उसको, और इसके लिए हम एलओसी निकालेंगे। ओके, या ये कहेंगे कि हर एक जो इससे फंक्शन निकल के आता है, मान लीजिए इसमें जो स्कोप है इससे हमारे 50 फंक्शन निकला है, तो हम हर एक के लिए एलओसी और एफपी निकालेंगे। ये भी मैं कह रहा हूं केवल एलओसी और एफपी, लाइन ऑफ कोड और फंक्शन पॉइंट ही इस्तेमाल नहीं करने हैं, हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो आप प्रोसेस यूज करेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यूज केसेस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तमाम तरीके के हमारे पास ऑप्शन है जिसको हम यूज करके हम अपना एस्टिमेट करेंगे। लेकिन मेन चीज है, पहले आपको साइज तय करना होगा, स्कोप बनाना होगा, और स्कोप के बाद हमको साइज करके एलओसी और एफपी लगाना होगा। तो जो बेसलाइन प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स है, मैं आपको इसका एग्जांपल भी बताऊंगा। लाइन ऑफ कोड पर पर्सन मंथ, फंक्शन पॉइंट पर पर्सन मंथ, ये हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एस्टिमेशन का तकनीक आएगा वहां लगाएंगे, और मैं उसके एक्सप्रेशन बताऊंगा आपको, और फाइनली हम कॉस्ट और एफर्ट निकाल देंगे। देखिए, फंक्शन एस्टिमेट, इन सबको जो एक एक करके हमने निकाला है, मान लीजिए हमारे 50 फंक्शन थे, एक एक हमने निकाल लिया, सबको जोड़ देंगे, पूरे प्रोजेक्ट के लिए निकल के आ जाएगा, है ना। ध्यान रखिए कि ये जो एलओसी और एफपी है, इनके एवरेज जो हम निकाल रहे हैं, मतलब फाइनली जब सारे फंक्शन का निकाल के हमने एक निकाल लिया, ये प्रोजेक्ट डोमेन के लिए निकाल रहे हैं। जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको साइज, टीम का साइज क्या है, किस एप्लीकेशन में काम कर रहा है, और प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, मॉडरेट है, इजी है, उसके हिसाब से भी हमको पता करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हर एक जगह का लोकल डोमेन होता है। जैसे अगर कोई हिंदुस्तान में काम कर रहा है तो वहां तो आप फॉर एग्जाम्पल एक प्रोजेक्ट ले लें जो यहाँ की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ हो, तो वो तो काम नहीं करेगा, यहाँ पे आपको कहीं और बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से एलओसी और एफपी, जिस डिटेल तक हम जाएंगे वो भी अलग इस दोनों में होता है, और किस तरीके से हम पार्टीशन करेंगे वो भी अलग होगा। वह भाई आप सारी चीजें देखेंगे। एलओसी में लाइन ऑफ कोड में डिकम्पोजिशन जरूरी है, और अच्छी तरीके से हम लेवल के डिटेल में जाते हैं। एफपी में क्या करते हैं हम, एफपी निकालने का क्या तरीका है, आपको मैं ये बहुत अच्छी तरीके से समझा चुका हूं, इसके एग्जाम्पल भी ले चुके हैं। इसमें हमारे पास कितने इनपुट्स हैं, कितने आउटपुट्स हैं, कितनी यूजर इंक्वायरीज हैं, कितनी फाइल्स हैं, और कितने एक्सटर्नल इंटरफेसेस हैं, ये सब हम लेते हैं। इसको हम, ये जो ऑलरेडी बनी हुई मैट्रिक्स है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड मैट्रिक्स होती है हर एक प्रोजेक्ट के लिए। यहां उनके काउंट लिखेंगे, कितने इनपुट आए, कितने आउटपुट है इस पूरे प्रोजेक्ट में। उसको सिंपल, एवरेज या कॉम्प्लेक्स, मतलब एक आध किसी भी एक कॉलम को लेकर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां लाएंगे, जोड़ देंगे। ये जो आपने जोड़ा है ये फाइनल आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, उसके लिए हमारे पास एक 14 कॉम्प्लेक्सिटी एडजस्टमेंट वैल्यूज होती हैं, वहां से हम एक सिग्मा एफआई लेके आते हैं, ये हमारा टोटल काउंट हो जाता है, और फिर एक फॉर्मूले में रख के हम फाइनल वैल्यू निकाल लेते हैं। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, आप केवल अभी समझिए कि हो कैसे रहा है। एग्जांपल इसके आएंगे तो हमारे पास हिस्टोरिकल डेटा है, उससे हम मोस्ट लाइकली, ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, जैसे मैंने आपको कहा, वो लेंगे, और उसके बाद कोशिश करेंगे कि ये जो 3 पॉइंट है या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो हम कंप्यूट कर सके इस तरीके से। 3 पॉइंट और एक्सपेक्टेड वैल्यू है, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है आपके साइज की, जिसे मैंने कहा आराम से आप ये पर्ट में जो नॉर्मली यूज करते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया, एस ऑप्ट प्लस 4 SM प्लस एस पेसिमिस्टिक बाय 6। अब इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो मोस्ट लाइकली है, इसको ज्यादा थ्रस्ट दिया है। हम ये मान के चलते हैं कि इतना ज्यादा मिनिमम और मैक्सिमम नहीं होगा,
कोई बिल्कुल कहता है कि खराब है, कोई बिल्कुल कहता है अच्छा है, वो नहीं काम करेगा। उसको हम कम देंगे, इसको ज़्यादा वैल्यू देंगे। और एक बार जब हमारी ये वैल्यू आ जाती है तो उसके बाद हम LP, LOC और FP ये वाले कंटेंट निकालेंगे। लाइन ऑफ कोड बेस्ड एस्टिमेशन, इसका हम एग्जांपल देख रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं, सबसे पहले हमको प्रोजेक्ट का स्कोप लिखना होता है। जब प्रोजेक्ट का हम स्कोप लिख देंगे तो उसमें हम स्टेटमेंट लिखेंगे, अलग अलग लाइनें लिखेंगे। उन लाइनों से हम निकालने की कोशिश करेंगे कि कितने फंक्शन पॉइंट बन रहे हैं या कितने लाइन ऑफ कोड लिखे जाएंगे। उसके बाद जितने भी फंक्शन बन रहे हो, ये जितने काम होने हैं उसके लिए कितने लाइन ऑफ कोड लिखे जाएंगे, यही हमारी साइजिंग हो गई। साइजिंग होने के बाद हम इस जरिए से हम हमारे, क्योंकि FP निकालने और LOC निकालने का हमारे पास तरीका है, हमारे पास एक्सप्रेशन है, उसमें डालेंगे और फाइनली हम कोशिश करेंगे कि कॉस्ट, एफर्ट या फिर टाइम बता सके। अब एग्जांपल को समझिए। एक एग्जांपल ये है कि हमको एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनाना है कंप्यूटर एडेड डिजाइन एप्लीकेशन, CAD के लिए। मैकेनिकल वाले बहुत यूज करते हैं इसको, और ये मैकेनिकल कंपोनेंट के लिए ही बनाना है। अब सॉफ्टवेयर कहाँ चलना है? ये डेस्कटॉप पे चलेगा, वर्कस्टेशन पे चलेगा। बहुत सारे कंप्यूटर ग्राफिक्स के पेरिफेरल्स हो सकते हैं, जैसे ये जब हम इस पे काम करेंगे सॉफ्टवेयर पे तो माउस का भी इनपुट ले, डिजिटाइजर का भी इनपुट ले, कलर डिस्प्ले इसका बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, लेज़र प्रिंटर है उससे भी इनपुट ले। ये सारी फंक्शनलिटी हमें इसमें डालनी पड़े। तो अगर हम सॉफ्टवेयर स्कोप लिखने चले, अभी ये बाउंडेड नहीं है। बाउंडेड का मतलब ये होता है कि आप कोई भी शब्द, कोई भी सेंटेंस जो बोले उसको बाउंड करें। जैसे मैंने कहा कि मैं कुछ दिन बाद उधर जाऊंगा और उससे मिलूंगा। अब कुछ दिन बाद मतलब कितने दिन बाद, किधर जाऊंगा और किससे मिलूंगा, ये तो क्लियर हुआ ही नहीं। इसको हमें बाउंड करना पड़ेगा। तो हम सॉफ्टवेयर स्कोप लिख रहे हैं, हमारे पास, आप समझ गए, हमारे पास सिंपल एक प्रोजेक्ट है कि हमें ये बनाना है, क्या क्या करना है यहाँ क्लियर दिया हुआ है। अब हम इसके लिए स्टेटमेंट, ये स्कोप लिखेंगे। स्कोप लिखने का तरीका ये है, देखिए स्कोप ये अनबाउंडेड है। अभी मैकेनिकल CAD सॉफ्टवेयर जो है वो 2 और 3 डिमेंशनल ज्योमेट्रिक डेटा लेगा इनपुट। डिजाइनर इस CAD सिस्टम या सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा। यहां पर एक अच्छा यूजर इंटरफेस या ह्यूमन मशीन या मैन मशीन इंटरफेस होना चाहिए। जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, जिसको हम ज्योग्राफिक या ज्योमेट्रिक डेटा कह रहे हैं, वो सारा CAD डेटाबेस में रखा जाएगा। और उसके बाद हम एनालिसिस जब कर लेंगे तो जो भी मॉड्यूल्स होंगे वो हमें ऐसे बनाने होंगे कि जो हम आउटपुट चाहते हैं वो मिले और अलग अलग डिवाइसेस में उनको दिखाया जा सके, सॉफ्टवेयर कंट्रोल किया जा सके, इसको इंटरेक्ट किया। इसके साथ इंटरेक्शन के लिए हम माउस, स्कैनर या प्रिंटर, स्कैनर भी लगा देते हैं इसमें, प्लॉटर भी हो सकता है, उस सबसे ये इंटरेक्ट करेगा। ये हमने स्कोप लिख दिया। अब आप देखिए हर एक सेंटेंस, जो भी एक एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस, इसके बाद दूसरा सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस, जो भी सेंटेंस आ रहे हैं, इसको अब हम डिटेलिंग करेंगे और इसमें नंबर देने की कोशिश करेंगे, क्वांटिटेटिव बाउंडिंग करेंगे। अभी ये बिल्कुल खुला हुआ है, अभी हम इसमें नंबर डालेंगे, इसको हर एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अब इसमें उठाइए, यहां पर कहा गया है गुड ह्यूमन मशीन इंटरफेस डिजाइन, इसका नंबर क्या देंगे, इसकी वैल्यू क्या देंगे, है ना। एक और चीज देखते हैं इसमें कहा है कि सारा जो इंफॉर्मेशन है वो CAD के डेटाबेस में रखा जाएगा। तो कौन सा साइज, कितने साइज का डेटाबेस होगा, किस तरीके का सोफिस्टिकेशन होगा, कौन सा आप डेटाबेस बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं, कितने रोज जैसा मैक्सिमम हो सकते हैं, ये सारी चीजें हमें जाननी होगी। अब जैसे आप मान के चलिए कि हमने हर एक स्टेटमेंट, ये जितने भी स्टेटमेंट हैं, उन सबको परख लिया, जान लिया, इनसे हमने फंक्शन निकाल लिए कि ये फंक्शन हमें बनाना पड़ेगा, इसको करने के लिए ये 3 फंक्शन बनाने पड़ेंगे, इसको करने के लिए ये 10 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। ऐसा हमने डिसाइड कर लिया। मान के चलता हूं मैं कि हमने डिसाइड कर लिया, ओके, यानी हमने रिफाइनमेंट कर लिया है और मेजर जो फंक्शंस है वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये हो गया। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से ये फंक्शन है। देखिए हमने कहा कि यूजर इंटरफेस और कंट्रोल फैसिलिटी, मतलब यूजर जैसे आप इंटरेक्ट करेगा
और क्या क्या यूजर के इनपुट या इवेंट के साथ फैसिलिटी प्रोवाइड होगी कंट्रोलिंग के लिए, वो 2300 लाइन लिखे जाएंगे। इसको कैसे निकाला हमने डिकम्पोजिशन तकनीक लगाई, है ना, एलओसी के लिए। और उसके बाद हमने एक एस्टिमेशन टेबल बना दिया। हमने कहा डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए 3350 यानी 3350 लाइनें हमें लिखनी पड़ेगी। हमने कहा कि जब हम 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक एनालिसिस कर रहे होंगे, उसके लिए हमें 3D का कंटेंट लिखना पड़ेगा, ये कोई लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, उसके लिए 6800 लाइन लिखनी पड़ेगी। ओके, हर एक फंक्शन जो हमने डिसाइड कर लिया है स्कोप स्टेटमेंट को बाउंड करने के बाद, उसकी कितनी लाइनें लिखनी है वो हमने यहां डिसाइड कर लिया। ओके, जैसे अब आप देखिए ये तो हो गया। अब ये 6800 कहां से आया, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आप बोलेंगे ये एकदम एग्जैक्ट कहां से आ गया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 लोगों को लेके आएंगे। लोग नहीं है, हम एज ए मैनेजर मैं खुद ही कर सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल के तहत समझाऊंगा कि मान लीजिए 3 लोग हैं, 3 लोग नहीं होंगे, बस आपको समझाने के लिए। मान लीजिए एक कहता है कि देखो ये जो आप 3D ज्योमेट्रिक एनालिसिस फंक्शन लिखने वाले हैं, उसमें 4600 लाइन लिखेंगे। जो एकदम पेसिमिस्टिक है वो कहता है ना ये नहीं, पेसिमिस्टिक को यहां लाते हैं। पेसिमिस्टिक जो होगा वो कहेगा यार कुछ सही नहीं है, 8600 लाइन लिखना पड़ेगा। अच्छा, ऑप्टिमिस्टिक ने क्या कहा कि भाई 4600 लाइन लिखनी पड़ेंगे। बोले बहुत इतना, अरे यार 4600 में सारा काम हो जाएगा। कौन कह रहा है 8600? जो बीच वाला होगा वो कहेगा नहीं 6900 लाइन लिखेंगे हम। वो कोई इनके बीच में वो बिल्कुल लॉजिकल आदमी है। तो अब क्या करेंगे, हमको इसकी एक वैल्यू निकालनी होगी। 6800 कहां से आई, हम 4600 लेंगे, प्लस करेंगे 4 इंटू 6900, ये मोस्ट लाइकली हो गया, प्लस 8600 करेंगे और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 6 कर लेंगे, ये लगा देंगे फॉर्मूला, और इससे आपका निकल के आएगा 6800, है ना। ये यहां पर लिख दिया गया है। ये जो यहां आई है ना, वो इस तरीके के एस्टिमेशन से आई है। आपको समझ में आ गया? बाकी कैसे आई होंगी, ये डिकम्पोजिशन टेक्निक लगाई जो मैंने आपको पहले बताए थे। अब ये 6800 लाइन ऑफ कोड आ गई इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, उसकी लाइन ऑफ कोड भी आ गई हमें। अब हम क्या करेंगे, ये सब हमने निकाल लिए इस तरीके से, ये सारे निकाल लिए। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, ये आ गया 33200, यानी पूरे प्रोजेक्ट के लिए हमको कितनी लाइनें लिखनी होंगी, 33200। चलिए मैं इसको जरा क्लियर कर दूं, फिर आपको मैं इसके कंप्यूटेशन बताता हूं। तो 33200 लाइनें लिखनी पड़ेगी। कितने की लाइन ऑफ कोड हो गई टोटल, 33200। अब हम गए हिस्टोरिकल डेटा पे, वहां पर हमें पता चला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके की चीज बनाता है, तो उसके लिए जो लगता है काम वो है 620 लाइन ऑफ कोड पर्सन मंथ। यानी इतने, एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक आदमी एक महीने में 620 लाइन ऑफ कोड लिखेगा, ऐसा मान के चलते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं, जैसे एक आदमी करता है, कॉस्टिंग आ गई हमारी $8000 पर मंथ। एक मंथ में $8000 का हमारा खर्चा है। तो कॉस्ट पर लाइन ऑफ कोड क्या हो गया, इसमें क्या है, आप ये 8000, ये इसको लीजिए 8000 को, ये इतना कॉस्ट है, ये हो गया। और इसको डिवाइड कैसे करेंगे आप, आपको पता है 620, एक लाइन, एक आदमी इतनी लाइन ऑफ कोड लिखता है। तो यहां पर आप इसको इससे डिवाइड कर दीजिए 620। तो कितना पैसा लगेगा उसके लिए, आपको लग जाएगा तकरीबन ये 12.9 आएगा। इसको कर देते हैं 13। तो कितना है कॉस्ट, एक लाइन ऑफ कोड लिखने के लिए, जितने लाइन लिखे जाएंगे उसमें एक लाइन लिखने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा, $13। ये कहां से आया, समझ में आ गया। अब एलओसी एस्टीमेट को हम देख रहे हैं, हिस्टोरिकल प्रोडक्टिविटी डेटा भी देख रहे हैं कि भाई पास्ट में क्या हुआ था। तो टोटल एस्टीमेट कितना होगा इसका, पैसा कैसे निकालेंगे। टोटल एस्टीमेट करने के लिए आपको पता है एक लाइन के लिए $13, लाइनें कितनी है कुल मिला के 33200, कितना हो गया, ये आ गया 431000। इतने डॉलर आपको लगेंगे, इतना पूरा कॉस्ट होगा। अब आप कहेंगे कि पर्सन मंथ भी निकालना है कि एफर्ट कितना लगेगा, आपको पता है ये तो कॉस्ट हो गया या डॉलर हो गया। अब आपको निकालना है कि कितने एफर्ट लगेगा।
एफर्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पर्सन मंथ में निकलता है ये हमेशा, एक आदमी एक मंथ में कितना काम करेगा, पर्सन मंथ एफर्ट की यूनिट है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास कितनी लाइन ऑफ कोड है, 33200, ये लाइन ऑफ कोड हो गई। और आपके पास क्या है 620 LOC पर मंथ, 620 कर दीजिए इसको। मैंने ये जो किया है ना ये सब इसके यूनिट देख के किया है, जैसे ये LOC है और ये LOC पर मंथ है, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये पर्सन मंथ ऊपर चला जाएगा, और पर्सन मंथ में ही चाहिए, इसलिए मैंने ये किया है। ये कितना आएगा 53.5, इसको हम 54 मान लेते हैं, तो 54 पर्सन मंथ हो गए। तो ये तरीका हो गया LOC बेस्ड एस्टिमेशन का। फंक्शन पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन, इसको समझने के लिए आपको फंक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं ये पता होना चाहिए। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं पिछले चैप्टर्स में, वहां आप देखेंगे, लेकिन आपको मैं अंदाजा जरूर दूंगा, आइडिया जरूर दूंगा। हमारा प्रॉब्लम यह है कि हमको एक सॉफ्टवेयर पैकेज बनाना है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए एक एप्लीकेशन है, और मैकेनिकल कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाना है। उस सॉफ्टवेयर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्कोप लिखेंगे। स्कोप लिखा, हर एक स्टेटमेंट को देखा, इस स्टेटमेंट से हमने फंक्शंस निकाले, कौन कौन से फंक्शन बनाने हैं, कौन कौन से फंक्शन बनेंगे। अब जब हमने तैयारी कर ली कि ये फंक्शन बनने वाले हैं, मान लीजिए हमारे पास इतने फंक्शन तय हो गए कि भाई देखो ऐसा है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक एनालिसिस के लिए हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, ऐसे कंप्यूटर ग्राफिक्स डिस्प्ले दिखाना है वो करना पड़ेगा, यूजर कैसे इंटरेक्ट करेगा, इनपुट क्या देगा, आउटपुट क्या मिलना चाहिए, उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड कर लिया ये फंक्शन बनेंगे। ओके, अब इसके लिए फंक्शन पॉइंट के लिए हमको ये चाहिए होता है कि कितने इनपुट्स हों, एक्सटर्नल इनपुट्स हों, आउटपुट्स क्या है, इंक्वायरीज क्या है, लॉजिकल फाइल्स इंटरनल कितनी है, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स कितनी है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी हम साइजिंग, स्कोप के बाद साइजिंग करते हैं, उसके लिए हम ऑप्टिमिज्म, पेसिमिज्म और मोस्ट लाइकली लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा लेंगे, यहां पर मैं ही लिख के दिखा देता हूं। हम ये एक्सटर्नल इनपुट्स 20 लिखने वाले हैं, पेसिमिस्टिक वाला कहता है कि 30 लगने वाले हैं, लाइकली कहता है 24। तो हम क्या करेंगे, 20 लेंगे, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 लेंगे और डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, तो आपके पास ये आ गया। ओके, ये एस्टिमेटेड काउंट आ गया इसका। हर एक को चाहो तो आप वेट दे सकते हैं, और ये वेट कहां से आया है, ये वेट जो है आपको याद होगा कि 3 चीजें निकलती हैं, 3 चीजें हमें बतानी पड़ती हैं फंक्शन पॉइंट में, या तो आपका लो हो, एवरेज हो या कॉम्प्लेक्स हो। तो जो भी आप कॉलम यूज करेंगे, मान लीजिए हमारा ये एवरेज वाला कॉलम है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिख देंगे, ऐसे करके हम करेंगे। ये जब हो गया आपका, तो उसके बाद इन सबको हम जोड़ देंगे 320। ये जो 320 आया, यही हमारा फंक्शन पॉइंट आ गया। अब 320 जो फंक्शन पॉइंट आ गया, जैसे मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि ये जो टेबल आप देख रहे हैं, इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको फंक्शन पॉइंट निकालने का तरीका आना चाहिए। अब मान के चलता हूं आपको आता है, तो इनपुट, आउटपुट, इंक्वायरीज, फाइल्स, एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ये सारी चीजें निकालने के बाद हमको फंक्शनल पॉइंट निकाल लेना है। इसके अलावा हमारे पास क्या कोई वेइंग फैक्टर भी होते हैं, और एडजस्टमेंट फैक्टर हम यहां से निकालते हैं। इस पूरे सॉफ्टवेयर के लिए हमें कितनी ऑनलाइन डेटा एंट्री पड़ेगी, तो यहां हम 0 से लेकर 5 तक नंबर देते हैं ऑर्डिनल स्केल में, और फिर उसके बाद हम इसको जोड़ देते हैं। फिर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो फंक्शन पॉइंट वाला है, उसमें काउंट टोटल प्लस इंटू 0.65 प्लस 0.01 इंटू सिग्मा एफआई। सिग्मा एफआई जो है 1.17 लेंगे, इनको जोड़ के काउंट टोटल आपका 320 आएगा। इस फॉर्मूले में रख देंगे, 375 आपका फंक्शन पॉइंट आ गया। ओके, फंक्शन पॉइंट निकाल लिया हमने, ये ऑलरेडी मैंने तरीका बता रखा है, तो 375 तक हम आ गए। 375 निकालने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस पास्ट एक्सपीरियंस से बताया गया कि इस तरीके के सिस्टम बनाने के लिए 6.5 फंक्शन पॉइंट पर पर्सन मंथ, इतना इसका एवरेज है, इतना हमको लगता है, इतना हुआ है पहले भी। तो अगर मान लीजिए कि 8000 पर मंथ इतना लेबर कॉस्ट है या बर्डन लेबर है, जो भी आप कहें, तो कॉस्ट कितनी आएगी, आपको करना क्या है, 8000 कॉस्ट हो गई, और ये आपके पास 6.5 एफपी पर मंथ है, तो आप 6.5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया आपको, ये आ गया 1230। कितना डॉलर, कितना पैसा लगेगा, ये पैसा आ गया। अब हमारे पास ये एफपी एस्टीमेट है, हिस्टोरिकल डेटा भी है जो आप यहां भी देख रहे हैं,
इसका कॉस्ट कितना आ जाएगा? कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, ये 375 फंक्शन पॉइंट है, इसको ले लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके इस कॉस्ट से, 1230 से कितना आ गया आपका, ये आ गया 461000, ये आपका ये आ गया डॉलर हो गया। अब पर्सन मंथ निकालने हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप, 375 आपके पास है ही ये फंक्शन पॉइंट, इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको ये 6.5 जो दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, 6.5 से डिवाइड कर, ये आपका आ गया 57.69, इसको हम ले लेते हैं 58, तो 58 पर्सन मंथ। तो इस तरीके से हम एक फंक्शन पॉइंट बेस्ड एस्टिमेशन कर सकते हैं। प्रोसेस बेस्ड एस्टिमेशन, इसको हम लेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।